हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं सारे लोग? तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन नीट के लिए, जेई के लिए। और उसमें हम लोगों ने कहाँ तक रिवाइज कर लिया है? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी से ही लगा हुआ कोलिजन का भी टॉपिक बुक्स में दिया हुआ है, हालांकि एच.सी. वर्मा में अलग से दिया हुआ है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो वर्क पावर एनर्जी के साथ ही कोलिजन दिया हुआ है। तो चलिए आज हम कोलिजन और एक्सप्लोजन, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, वो रिवाइज कराएंगे। ओके, रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम रिवाइज कराते हैं कोलिजन। कोलिजन देखो दो टाइप का होता है। कोलिजन दो टाइप का होता है, एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है ऑब्लिक। हेड ऑन क्या होता है? एक मास ये है, एक मास m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा मास m2 है और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, हेड ऑन कोलिजन की बात हो रही है। हेड ऑन कोलिजन की बात हो रही है, m1 मास है u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u2। अब देखिए दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ये दोनों एक ही लाइन में है, तो इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। लाइन ऑफ मोशन सेम, याद रहेगा, या इसको कहा जाता है कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन कहलाता है। क्लियर है? ऑब्लिक में क्या होता है? ऑब्लिक में दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग होती है। ये देखो, ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, ये m1 है, ये m2 है। दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है वो अलग होता है। लाइन ऑफ मोशन दोनों का अलग होता है। कैसे? ये देखिए, जब ये टकराएंगे ना, ये वाला हिस्सा जाकर के यहां टकराएगा। अब ये जब यहां टकराएगा तो एक इधर मूव करेगा और दूसरा इधर कहीं मूव करेगा। ये देखो, ये m1 मास जो है वो इधर कहीं चला गया, मान लो v1 वेलोसिटी से, और ये जो m2 मास है ये इधर कहीं चला गया v2 वेलोसिटी से। तो देखो ये कोलिजन किसमें है? टू डायमेंशन में। ये है कोलिजन इन टू डायमेंशन। दिस इज कोलिजन इन टू डायमेंशन। ये क्या है? हेड ऑन कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन क्या है? m1 मास है u1 वेलोसिटी, m2 मास u2 वेलोसिटी, दोनों से। इसमें लाइन यही रहेगी, कोलिजन के बाद भी यही लाइन रहेगी मोशन की, और इसमें लाइन जो है बदल जाती है, दो एक्सिस आ जाती हैं, और इसको कहा जाता है कोलिजन इन टू डायमेंशन। क्या नाम दिया जाता है इसको? कोलिजन इन टू डायमेंशन नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो दो प्रकार की कोलिजन है। एक कौन सा हो गया बोलो? हेड ऑन कोलिजन हो गया। दूसरा कौन सा कोलिजन हो गया? ऑब्लिक कोलिजन हो गया। क्लियर है? दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। तो दो टाइप के। इसके बाद हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, दोनों में फिर दो दो टाइप है। कौन कौन? इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्लियर है? दो टाइप और है। फर्दर टू टाइप्स। फर्दर टू टाइप्स कौन कौन से? एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है बोलो? बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक, ध्यान रखना इसको। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इनइलास्टिक में क्या होता है? ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। केवल क्या कंजर्व होता है बोलो? मोमेंटम कंजर्व होता है। क्लियर? तो ये कोलिजन है, और कोलिजन किस पर बेस्ड है ये अपने को थोड़ा सा लिख देना चाहिए। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन पर बेस्ड, और ये रिजिड बॉडी में होता है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो रिजिड बॉडी के कोलिजन में होगा, सब में नहीं होगा, ये ध्यान रखिए।
नोट कर लीजिए इसको। ठीक, बिठा दें। अच्छा, अब इसके बाद आइए हम आपको फॉर्मूले की लिस्ट बनाते हैं सबकी। तो जो फॉर्मूले की लिस्ट है ना, वो कोलिजन के नेचर वाइज कर लेते हैं। ठीक है, नेचर वाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो नेचर है वो है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, डायग्राम देखिए बना देते हैं। ये m1 मास है, u1 वेलोसिटी है, m2 मास है, u2 वेलोसिटी है। ठीक, ये क्या है, m1 मास है, ये v1 वेलोसिटी है, ये m2 मास है, ये v2 वेलोसिटी। देखो पहला तो फॉर्मूला इसमें यही लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v। एक तो ये दूसरा इसमें एक इक्वेशन आती है, वो है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v। इसके अलावा एक इक्वेशन इसमें v1 की आती है, और v1 की इक्वेशन क्या होती है, m1 माइनस m2, और ये है u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। एक ये इक्वेशन है, और एक v2 की लिख सकते हो। v2 होता है तुम्हारा क्या, 2m1u1 माइनस m1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। नोट कर लीजिए, ये v1 और ये v2, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी फॉर्मूले है। लिख लिया? ओके, अब देखिए इसमें कंडीशंस, कुछ कंडीशंस मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, तो याद रखिएगा। कुछ कंडीशंस भी आप याद रख सकते हो। कैसे? जैसे कंडीशंस में एक कंडीशंस, तो ये कंडीशन ये याद रखिएगा, अगर m1 और m2 आपस में बराबर है, ठीक है, m1 m2 बराबर, ये सीधा सीधा 0, क्लियर है, ये 2m ये 2m, तो v1 बराबर हो जाएगा u2 के। ठीक, और अगर यहां बराबर कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, 2m कैंसिल, यहां v2 बराबर हो जाएगा u1। कुछ समझ में आया? देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, इंटरचेंज पलट गई। क्या, सेकंड की फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट की फाइनल, फर्स्ट की इनिशियल, सेकंड की फाइनल। तो एक बात क्या होगा, दैट इज वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। ये जो वेलोसिटीज हैं ये इंटरचेंज हो जाती है, क्लियर है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होती है इसमें, इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m। समझो कौन ज्यादा है, बोलो, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। m2 की वैल्यू m1 से बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब जैसे ट्रक जा रहा है, ट्रक में बॉल आपने फेंक करके मारी, बोलो ट्रक जा रहा है, ट्रक में आपने बॉल थ्रो करके मारी, अगर बॉल थ्रो करके आपने मारी है तो क्या होगा,
यही तो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब यहाँ देखो m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 हमारा m1 से बहुत ज्यादा है। अगर m2 m1 से बहुत ज्यादा तो देखिएगा m2 ज्यादा है तो m1 को नेग्लेक्ट करिए, ये m1 नेग्लेक्ट करिए, ये m2 सारे कैंसिल, क्या मिला यहां से v1 इक्वल्स टू माइनस u1 प्लस 2u, ये v1 मिलेगा। ठीक, और अगर तुमने यहां पर m1 वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया है तो यहां पर v2 जो मिलेगा वो u2 के बराबर मिलेगा, ये v2 और u2 आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो v1 क्या है माइनस u1 प्लस 2u और v2 बराबर है u2। इस फॉर्मूले को कहां लगा सकते हो? जैसे ट्रक है या कोई भी बड़ी चीज जा रही है और आपने बॉल फेंक करके मारी, या क्रिकेट में बैट और बॉल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बैट का जो मास होता है, वेट होता है, बॉल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा कि वैल्यूज अगर दे रखी हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। चलिए, तो ये आपको मैंने दो कंडीशंस बता दी। मैंने देखो काम की चीज क्या बताई, मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बताए, क्लियर हो रहा है? दो फॉर्मूले बताए और दो कंडीशन बताई और एक क्वेश्चन में कराऊंगा। इनके अलावा इस हेड ऑन इलास्टिक में कुछ नहीं आता है। हेड ऑन इलास्टिक में ये दो फॉर्मूले काम के हैं, ये दो कंडीशन काम की है और एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, उतना कर लीजिए, इसके अलावा आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए मैं कौन सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक m1 मास की m मास की बॉडी है, या m1 ले लो, m1 मास की बॉडी है, मूव कर रही है, और ये m2 मास वाली जो बॉडी है ये रेस्ट पर है। ठीक, m1 मास की बॉडी m2 से टकरा रही है। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड। ये क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड। पहली बॉडी ने, फर्स्ट बॉडी ने, ठीक है, फर्स्ट बॉडी ने दूसरी को ट्रांसफर किया है। भाई आप भी जानते हो कि जब ये इससे टकराएगा तो कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा ये तो कितनी ट्रांसफर करेगा, ये क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये क्वेश्चन। कैसे? m1 मास की ये बॉडी है, m1 मास की बॉडी है और ये m2 वाले मास से टकराने जा रही है। ठीक, अब देखिए जब ये कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2। क्लियर है? अब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या बात हो रही है, क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कितना फ्रैक्शन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो कैसे करोगे यहां से? ठीक है, ये आएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u स्क्वायर। समझो, इतनी पहले थी इसके पास, इतनी ये बाद में इसको आई है, दोनों को डिवाइड कर दो और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये वो फ्रैक्शन है जो आपको निकालना है। ध्यान रहेगा, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए, बहुत काम आता है। जैसे एक न्यूट्रॉन आया, एक न्यूक्लियस से टकराया, कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर करेगा एनर्जी का, वो यहां से निकल आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्लियर है? क्या बोला मैंने? ये मास आया, इससे टकराया, कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, ये पूछा जा रहा है ना, तो कितनी ट्रांसफर की? 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे यहां पर मैंने एक बात बोली ना न्यूट्रॉन वाली, ये देखो बात मैंने बोली न्यूट्रॉन वाली। कैसे? न्यूट्रॉन वाली बात ऐसे बोली कि जैसे ये है, ये मान लीजिए न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये हमारा
न्यूट्रॉन है और ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास होता है A×m और A होता है मास नंबर, मास नंबर, और m जो है 1 AMU समझ लो, ठीक। तो न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU होता है। अब ये इससे टकराएगा तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बताओ कितनी एनर्जी या कितना फ्रैक्शन एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। ये ट्रांसफर जो करेगा फ्रैक्शन, वो कितना ट्रांसफर करेगा, देखो ये करेगा 4, m1 की जगह m, और ये आएगा A×m अपॉन a m प्लस am का स्क्वायर। m कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 4a अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर। ये फ्रैक्शन ट्रांसफर होगा। ये आ रहा समझ में कि नहीं? तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूट्रॉन टकराया, कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा सबको कि नहीं आ रहा? इसके बाद देखिए, ये तो बात हो गई हेड ऑन इलास्टिक। उसके बाद आता है हेड ऑन इन इलास्टिक। उसके बाद आता है दूसरा हेड ऑन इन इलास्टिक। हेड ऑन इन इलास्टिक। हेड ऑन इन इलास्टिक में क्या है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं। तो देखो डायग्राम तो वैसे बनेगा, m1 है, u1 है, यहां से m2 है और ये हमारा u2 है। ये क्या हो गया, m1 है, v1 है, ये m2 है और ये v2। अब देखिए यहां से क्या होगा बताइए, एक तो सीधा सीधा यही लगेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन सीधी सीधी ये है ना। उसके बाद इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो हाफ m1, ठीक है ना, u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल हो गई, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो गई, तो ये हमारी हो गई इनिशियल। ये कौन सी हो गई, इनिशियल, और ये कौन सी हो गई, फाइनल हो गई। तो कभी भी लॉस निकालना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल। ये दो फॉर्मूले तो आपके सामने। हेड ऑन इलास्टिक की बात हो रही है, इन इलास्टिक की सुनो। इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो सकता है और होगा ही। इसके बाद देखिए अगर ये मास और ये मास कोलिजन के बाद मिल जाएं, दोनों m1 m2 दोनों क्या हो जाए, मिल जाएं, चिपक जाएं, कोलेस कर जाएं, कंबाइन कर जाएं। देखो ये इससे टकरा करके चिपक गया और चिपकने के बाद साथ में गया। क्यों भाई? तो ये क्या है बोलो, दिस इज हेड ऑन इन इलास्टिक में परफेक्टली इन इलास्टिक। दिस इज perfectly inelastic, perfectly inelastic। हेड ऑन तो है ये perfectly inelastic, और perfectly inelastic में ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। और अगर ये आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ये m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। बात को समझिए, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ये है कॉमन वेलोसिटी, इसको कहा जाता है कॉमन वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड कॉमन वेलोसिटी, ठीक।
अच्छा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें अगर आपको निकालनी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये मालूम कितनी आती है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, रट लेना इसको, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वही सेलेक्ट होता है, वही राजा बनता है जिसको रिजल्ट्स याद होते हैं, फॉर्मूले याद होते हैं, समझ में आ रहा है। जिसको मेथड अच्छे से मजबूत होते हैं वो सब्जेक्टिव एग्जाम में बाजी मारता है, और जिसको कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं, जिसको रिजल्ट्स याद होते हैं, फॉर्मूले याद होते हैं, प्रॉपर रटे होते हैं, सही शब्द बताए, तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बाजी मारता है। समझना, कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है, स्टेप समझना अलग बात है, और स्टेप्स को याद रखना, जल्दी करना, फास्ट करना, दैट इज समथिंग एल्स, हर आदमी नहीं कर पाता। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द मेन फैक्टर बिहाइंड द सिलेक्शन इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। स्पीड एंड एक्यूरेसी तभी आती है जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बाय हार्ट, रटे होते हैं, सही शब्द है, रटे होते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उनके लिए आपको सॉल्व ना करना पड़े। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इस फॉर्मूले को डिराइव करने में जाएंगे, बहुत लंबा डेरिवेशन होता है, सीधा याद करिए। एक बात और सुनिए, यहाँ पर ये जो आपने लिख रखा है ना m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या कहा जाता है इसको, रिड्यूस्ड मास कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड मास। अब आप कहोगे सर रिड्यूस्ड मास क्यों बता रहे हैं आप हमको, हम इसको कहाँ लगाएंगे, तो जब दो या दो से ज्यादा मासेस एक सिस्टम के तरीके से बिहेव करें, एक कॉमन सिस्टम बन करके काम करें, तो हम वहां पर रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे दो या दो से ज्यादा मास का सिस्टम है और एक कॉमन टाइम पीरियड या कॉमन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं बताइए, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। रिड्यूस्ड मास तब लगता है जब एक पूरा सिस्टम एक ही पार्टिकल के तरीके से बिहेव करे, एक सिंगल पार्टिकल के तरीके से बिहेव करे, तब हम वहां पर रिड्यूस्ड मास लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। रिड्यूस्ड मास जानना अलग बात है, कहाँ अप्लाई करेंगे ये अलग बात है, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए हमने अप्लाई किया क्योंकि ये दोनों मासेस मिल करके एक सिंगल पार्टिकल के तरीके से काम कर रहे हैं, सिंगल बॉडी के तरीके से काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म रिड्यूस्ड मास। क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये था हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन। अब आपको मैं बताऊं, हेड ऑन इनइलास्टिक की क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। हेड ऑन इनइलास्टिक के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आने के चांस होते हैं इलास्टिक की बजाय। ओके, फॉर्मूले आपके सामने, आपको मैंने बता दिया। अब आइए नेक्स्ट, तीसरा जो कोलिजन है वो है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक में मैंने अभी डायग्राम बनाया था, एक डायग्राम ये है, एक मास ये है u1 वेलोसिटी से, एक मास ये है u2 वेलोसिटी से। अब देखो, ये वाला मास यहां से टकराएगा, टकराने के बाद ये इधर चला जाएगा, दूसरा इधर कहीं चला जाएगा। ये मान लीजिए m1 मास जा रहा है, ये m1 मास जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v1 है, और यहां पर कौन सा मास जा रहा है, बोलो m2 मास जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v2 है। क्लियर। अब देखना, जो लाइन ऑफ मोशन की कोलिजन थी, सॉरी लाइन ऑफ कोलिजन, ये इस लाइन में जाकर के कोलिजन हुआ है। इधर का एंगल मान लो अल्फा है और इधर का एंगल बीटा है। ये मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, ये इधर गया, ये इधर गया, 2 डायमेंशन में है, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा था कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्लियर है। अब सुनो, यहां पर ये m1 v1 है, ये m2 v2 है, इनके बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ऊपर बीटा नीचे। ये डायरेक्शन पहले वाली है, इनिशियल है, ये इनिशियल डायरेक्शन है ना। इसके साथ एंगल क्या हुआ, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री इफ कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन इज इलास्टिक। तो कुछ याद रहेगा कि नहीं, क्यों भाई। देखो ऑब्लिक कोलिजन में अगर ये दोनों एंगल का सम 90 है,
30 60, बोलो 15 75, कोई भी पेयर हो सकता है। जब दो का सम क्या हो 90 हो तो ये कोलिजन इलास्टिक भी होगा। और अगर 90 नहीं है, मान लो 30 30 है, 30 30 है दोनों एंगल, है ना, 60 60 है, मतलब जो भी है, 90 नहीं है, तो ऐसे केस में ये इनइलास्टिक। क्या बोला मैंने? इफ कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, यहां इफ लिख दे, ये इफ यहां लिख दे, देन यहां लिख दे, अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी। क्यों? कई लोग कहते हैं अंग्रेजी गलत लिख रहा है। तो यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का सम 90 है, देन कोलिजन इज इलास्टिक। क्लियर है? कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। तो अब बताओ कितने प्रकार के कोलिजन होंगे? 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ कोलिजन। कैसे? हेड ऑन इलास्टिक, हेड ऑन इनइलास्टिक, तीसरा बोलो ऑब्लिक इलास्टिक, और चौथा ऑब्लिक इनइलास्टिक। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिजन। और ऑब्लिक में अगर आएगा तो फिर यही वाला केस आएगा जिसमें अल्फा प्लस बीटा का सम क्या है 90। ओके, कोई समस्या? वेरी गुड। चलिए, तो कोलिजन का मैंने पूरा आउटलाइन आपको बता दिया। कोलिजन का आउटलाइन बताने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लोजन का आउटलाइन बता देता हूं, फिर मैं नीट और जेईई के क्वेश्चंस करा देता हूं। ओके, चलिए। अब आइए नेक्स्ट, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन भी जो है ना, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन पर बेस्ड। देखिए, एक्सप्लोजन में 2 कंडीशंस हो सकती है, ठीक। जिस बॉडी में एक्सप्लोजन हो रहा है या तो वो पहले से रेस्ट पर है, ठीक। ये बॉडी है जिसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, मान लीजिए 3 पार्ट में टूटी, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इस तरीके से ये 3 पार्ट है। ये P1 मोमेंटम है, ये P2 है और ये P3 है। तो यहां पर क्या होगा बताइए? P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। तीनों का जो सम है वो 0 है। P1 प्लस P2 प्लस P3 इज 0। ओके, P1 प्लस P2 प्लस P3 जो है वो 0 आएगा। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, शुरुआत का मोमेंटम क्या था 0। इधर देखिए, दूसरा केस क्या है? ये मान लीजिए बॉडी थी और ये पहले से P मोमेंटम से मूव कर रही थी। ये मोमेंटम P1 है, ये P2 है और ये हमारा P3। समझ में आया? तो इन तीनों का सम P1 प्लस P2 प्लस P3, इन तीनों का सम P के इक्वल होगा। ये 2 केस है। तीसरा बना के आप दिखाइए, अगर बन जाए तो गारंटी। यहां नहीं बन सकता, 2 ही केस बन सकते हैं। पहले से जो बॉडी जिसमें एक्सप्लोजन हो रहा था वो रेस्ट पे थी, पहला केस। भाई आपने केस सुना होगा टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब लगा दिया आकर के बिल्डिंग में, थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब रेस्ट पर था। दूसरा केस क्या है? दौड़ करके आए, बॉम्ब फेंक के भाग गए। 2 केस हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। दोनों में फर्क क्या है बताओ? पहला केस क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है 0, और दूसरा केस क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P। दोनों पे एक एक क्वेश्चन करा देंगे, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। एक्सप्लोजन में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो पड़ा है, आप हमसे बोलिए सर ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से नहीं निकल रहा है, ठीक, हम आपको तुरंत बताएंगे। इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। 2 चीजों को एक एक क्वेश्चन बहुत कायदे से समझ लीजिए। जैसे इसमें पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन करते हैं कि एक मास रखा हुआ है, अब ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, और तीसरा पार्ट जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है? मास एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स
इन द रेशियो 1:1:3, 1:1:3। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? मास एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स इन द रेशियो 1:1:3। 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है 1:1:3। ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 2 of them move perpendicular to each other with velocity v। ठीक, फाइंड velocity of थर्ड मास, तीसरे वाले मास की क्या वेलोसिटी। ठीक है, दो जो मास हैं वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड मास, तीसरे वाले मास की क्या वेलोसिटी। ये देखिए, यहां पर एक मास इधर गया, देखो यहां पर ये दोनों मास जो है v वेलोसिटी से जा रहे हैं। मास का रेशियो क्या है? 1:1:3 है। तो एक काम ये करो, m1 को ले लो m, m2 को ले लो m और m3 को ले लो 3m। ऐसे ले, ये क्या ले लिया बताओ? m1 को ले लिया m, m2 को m और m3 को क्या ले लिया? 3m। ये देखो यहां से एक मास आपका ये m वाला इधर चला गया, ये m हो गया, ये मास m हो गया, दोनों 90 डिग्री पर गए। तीसरे वाले मास की बात हो रही है, तो सुनिए तरीका क्या है। इन दोनों का जो मोमेंटम है, इनका रिजल्टेंट जाएगा इधर। क्यों भाई? आपने अभी लिखा था ना P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0 है। क्यों भाई? तो यहां से क्या मिलेगा? P1 प्लस P2 बराबर आएगा माइनस P3 के। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये P1 हो गया, इधर P1 हो गया, ये P2 हो गया। क्यों भाई? दोनों का रिजल्टेंट यही तो होगा कि नहीं? ये कितना जाएगा बोलो? mv√। ये जो आप बना रहे हो ना, ये P1 और P2 का जो रिजल्टेंट है वो है यहां, समझो। ये mv√2 क्या है? P1 और P2 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। मतलब जो P3 होगा ना, वो ये होगा P3। भाई उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, तभी तो कैंसिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब P3 जो है वो इनके बराबर होना है। P3 जो होगा वो किसके बराबर होना है बोलो? P3 जो है इन दोनों के मिलकर के बराबर होगा, और डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, क्योंकि माइनस साइन लगा है। माइनस साइन डायरेक्शन का होगा वेक्टर क्वांटिटी में। ये होता है, नोट कर लो इसको। ठीक है, बता दे इधर, बता दे इस वाले को। ठीक है, अब ये देखो, यहां से जो तुम्हें P3 मिलेगा, P3 को जो तुम लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 3m इंटू V3। ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? P3 को लिखा जा सकता है 3m इंटू V3 लिखा जा सकता है, 3m इंटू V3 लिखा जा सकता है। ठीक, और 3m इंटू V3 को किसके बराबर कर दोगे? mv√2 के। m से m कैंसिल है, तो यहां से V3 बराबर क्या मिलेगा? v√2/3 मिलेगा। ये वैल्यू होगी v√2/3। ये आ रहा समझ में? इनका रिजल्टेंट निकाल करके 3 से डिवाइड कर दिया। कई लोग यहां पर इसको एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या ट्रिक बना लेते हैं? ट्रिक ये बना लेते हैं कि अगर मासेस का रेशियो 1:1:n है, तो जो V3 होता है ये निकल के आता है
v√2/n। ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये v से करेगा, और इसकी वेलोसिटी पूछ रहा था। ये तो मतलब है इसकी वेलोसिटी पूछ रहा था। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया बताओ, v3 बराबर है v√2/n हो जाएगा, v√2/n। तो v3 बराबर है v√2/n हो गया। ये क्या होगा 1:1:n। ये नोट कर लीजिए इसको, v3 बराबर है v√2/3। ये तो ये क्या होगा m और ये क्या है 3m। ओके, तो वहां पर n हो गया 3। तो एक तो क्वेश्चन ये करा दिया। ये मैंने कौन सा केस कराया, जिसमें पहले से जो बॉडी थी वो रेस्ट में। क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। एक बॉडी है, उसको आपने प्रोजेक्ट किया है। ये देखो डायग्राम में समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये एक बॉडी है, थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, बॉडी प्रोजेक्टेड एट थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर गई। कितने पार्ट में ब्रेक कर गई, दो पार्ट। एक पार्ट चुपचाप नीचे टपक गया, गिर गया। बताओ दूसरे की वेलोसिटी क्या है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट it explodes into 3 parts. Okay, at the highest point it explodes into 3 parts, sorry 2 parts. One of them, two क्या लिखा है, इक्वल भी लिख लेना, 2 equal parts. One of them falls directly. ठीक, find the velocity of second part. सेकेंड पार्ट की जो वेलोसिटी है वो बताइए क्या हो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है, और वन ऑफ देम फॉल्स डायरेक्टली। एक गिर जा, सीधे गिर जा रहा है, फॉल हो रहा है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, गिर जा रहा है, जमीन पे जाके गिर जा रहा है। क्लियर है। तो बताइए दूसरे की क्या वेलोसिटी होगी, ये क्वेश्चन। अब देखिए, दोनों एक्सिस तो आपने बनाई दी। ये देखो, ये बॉडी यहां पर किस वेलोसिटी से जा रही थी बताओ, ये जा रही थी u cos थीटा से। ठीक, और दो पार्ट में ये ब्रेक हो गया है। क्लियर है। इसका मास ले लेना m, इसका मास ले लेना m। क्लियर है, m ले। तो अब यहां से क्या हुआ, अगर m ले लिया तो पहले से जो इनिशियल मोमेंटम है I मतलब इनिशियल, ये हो जाएगा mu cos थीटा I कैप। सहमत हो कि नहीं, क्या मिल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना mu cos थीटा, और x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या लगा दिया बोलो, I कैप लगा दिया कि नहीं लगा दिया। अब बताओ mu cos थीटा I कैप हो गया। अब सुनो, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया है, 2 इक्वल पार्ट। तो भाई जब ये टूटा तो P1 तो 0 हो गया, सीधा सीधा P1 तो 0 हो गया। P2 के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है, एक तो सीधा सीधा गिर गया, एक पार्ट जो है वो सीधा सीधा गिर गया, तो दूसरे वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा है, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। समझो, एक पार्ट तो सीधा गिर गया, फॉल कर गया, नीचे गिर गया। क्लियर है, दूसरे वाले पार्ट की क्या होगी, तो लगाओ फॉर्मूला भाई, P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P इनिशियल। हो गया, P1 कितना 0 प्लस P2 इज इक्वल्स टू क्या मिला बताओ, mu cos थीटा I के।
ये क्या मिला, P2 की जगह m/2 मास आधा हो गया बेटा, और ये हो गया V2 इज इक्वल्स टू mu cos थीटा आई कैप। यहां से m से m कैंसिल हो गया, तो V2 इज इक्वल्स टू 2u cos थीटा आई कैप। ये आ रहा समझ में, वेलोसिटी कितनी, 2u cos थीटा आई कैप। आई कैप मतलब x एक्सिस में रहेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कहां रहेगी बोलो, x एक्सिस में रहेगी। आया समझ, क्या होगा, एक का मोमेंटम 0, दूसरे का मोमेंटम कितना हो गया बोलो, है mu cos थीटा आई कैप के बराबर, दोनों को इक्वल कर दो। अब जैसे यहीं से क्वेश्चन बना करता है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आईआईटी एडवांस में, आईआईटी जब अलग से एग्जाम होता था तो इन्होंने क्या किया था, एक क्वेश्चन बनाया था इसमें। उन्होंने कहा कि एक मास तो गिर गया, दूसरा कितनी दूर गिरेगा। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, एक मास तो सीधे गिर गया टूट करके, आधा हिस्सा टूट गया, आधा बचा, आधे की वेलोसिटी इतनी, कहां गिरेगा जाकर के, कितना दूर गिरेगा, और वो भी कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से। कहां से पूछा था बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या क्वेश्चन है देखो, है क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस at which the other mass falls। दूसरा जो मास है वो कहां फॉल करेगा, ये पूछा जा रहा है। दूसरा जो मास है वो कहां फॉल करेगा वो पूछा जा रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जो सेकंड मास है वो कहां फॉल करेगा। ठीक, अब सुनिए, अगर ये u cos थीटा है, देखना ये u cos थीटा है ना, तो ये कहां गिरने जा रहा है, यहां जा रहा है। ये देखो r/2, रेंज का आधा ये, रेंज का आधा ये, तो यही तो है r/2, ये r/2 यहां गिरने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, टूट गया। टूटने से क्या होगा भाई, ये डबल वेलोसिटी हो गई। अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो डिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगी। ये यहां से गिरना, यहां ये वाला पहले वाला पार्ट था, अब कहां गिरेगा, ये गिरेगा यहां, ये इनिशियल था और ये फाइनल है, और डबल पे गिरेगा, मतलब ये r/2 है। सुनो, गिरना उसको यहां था, गिरेगा यहां, ये टोटल r हो गया। अब बताओ कितना होगा, अगर यहां से देखें ये टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई बोलो, r/2 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 दैट इज 3r, r/2 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 दैट इज 3r। ये डिस्टेंस जो है ये किसकी हो गई बताओ, इनिशियल से। और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है जानते हो ना, रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, टोटल जो डिस्टेंस आएगा, टोटल आएगा बोलो 3r नहीं 3r/2, सॉरी ठीक है ना, r/2 r/2 3r/2, तो ये आ जाएगा 3/2 और u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाय जी। नोट कर लीजिए इसको। ये फिर से सुनो, गिरना इसको कहां था, यहां गिरना था जाकर के, लेकिन वेलोसिटी डबल हो गई एक्सप्लोजन के बाद, कहां चला जाएगा, डबल पे, r/2 कितना, r/2 कितना हो गया, 3r/2 हो गया। और r का फॉर्मूला कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना, तो 3/2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आंसर, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो आया था आईआईटी जेईई में आया था। क्लियर है। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन, समझ लो, ठीक है ना। अगर नीट में आ रहा है तो यहाँ, हालांकि यहाँ तक नीट में भी आ सकता है, क्योंकि आईआईटी में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है रिपीट होते हैं जेईई में, वो नीट में, ठीक है ना, तो दोनों में आ सकता है। तो अब बताइए आपको दोनों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। हमने आज आपको बिल्कुल स्पीड से, बिल्कुल बहुत बेसिक से लेकर के कोलिजन रिवाइज कराया है,
और एक्सप्लोजन रिवाइज कराया है। 2 चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराई। क्लियर है? इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर फ्री, बिल्कुल संकोच न करें, पूछें रात में 11 बजे के पहले तक। ठीक, आप बिल्कुल आराम से पूछें, क्वेश्चन पूछें, कोई डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर क्या सोचेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, आसान हो, टफ हो, कोई उसमें संकोच की जरूरत नहीं है, आपको सबका जवाब मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, रिवाइज करते रहिए और पर डे रिवाइज करिए, ब्रेक मत करिए कि एक दिन आपने ज़्यादा पढ़ लिया एक दिन कम। पर डे करिए, कंसिस्टेंसी बनाइए, चीज़ों को याद करने का प्रयास करिए। समझने से ज़्यादा जरूरी है समझने के बाद याद करना। समझना एक स्टेप है, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप वो याद रखना उस चीज़ को। कैसे भी आप अपने तरीके से, कुछ लोग गाना बना के याद करते हैं, मैंने सुना है केमिस्ट्री वगैरह वो लोग बनाते हैं, लेकिन आपके ऊपर है, आप जैसे याद रखना चाहें, जो आपका तरीका हो याद रखने का। ठीक है, आप अपने पर्स में पैसे रखते हो, किसी से मेथड तो नहीं सीखते हो कैसे रखे जाते हैं, सुरक्षित रखना है तो आपको अपने आप से तरीका सोचिए कि मैं सुरक्षित कैसे रख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि जो मेथड मुझे आसान लगता हो आपको भी लगे, तो आप याद रखने का अपना तरीका खुद बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। मेथड हम समझा रहे हैं, याद रखना आपकी जिम्मेदारी। ओके, बाय।